हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1 स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम एग्जांपल्स करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में प्रोपोर्शनल क्या होता है ये जाना था कि जब हमारे पास ए रेशो बी डबल रेशो सी रेशो डी जो है, इसमें ए और बी रेशो और जो सी और डी रेशो है, अगर वो सेम हुई सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद तो वो प्रोपोर्शनल में होती है ना। चलिए आज उससे रिलेटेड यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, आर द रेशोज 3:4 एंड 72:96 प्रोपोर्शनल। आपसे वो कह रहे हैं क्या 3:4 और 72:96 प्रोपोर्शनल है। तो देखो 3:4 तो ऑलरेडी आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आप इसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। पर आप क्या करो, यहाँ पर 72:96 की सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लो। अगर वो 3:4 आती है तो ये प्रोपोर्शन में है, नहीं तो नहीं है। अब ये तो छोटे नंबर हैं, जैसे 72 और 96 है, तो आप इजीली इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हो। पर अगर कोई बड़े नंबर होंगे तो कैसे निकालोगे? तो आपको क्या करना होता है, इन दोनों का एलसीएम लेना होता है, सॉरी एचसीएफ लेना होता है। तो जब आप इन दोनों नंबर का एचसीएफ लोगे ना, आप चाहो लॉन्ग डिवीजन मेथड से लो या प्राइम फैक्टराइजेशन से लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। एचसीएफ दोनों का ही 24 आएगा आपके पास। तो जो इनका एचसीएफ आया ना 24, आपको क्या करना है, उससे इनको डिवाइड कर देना है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको 3/4 मिलेगा। सेम ही रेशो मिल रही है 3/4 यहाँ पर भी। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 3:4 एंड 72:96 जो है वो प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ कह रहा है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 96? द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 96 इज 24। डिवाइड बोथ टर्म बाय 24, वी गेट 3:4। सिंस बोथ रेशो इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म आर द सेम, दोनों रेशो सेम है अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद, तो ये प्रोपोर्शनल है। क्लियर? एक और एग्जांपल आपको यहां दे रखा है, इसमें आपसे क्या कह रहा है, केसंग वांटेड टू मेक लेमंडे फॉर द सेलिब्रेशन। शी मेड 6 glasses of lemonade in a vessel and added 10 spoon of sugar to the drink. Her father accepted more people to join the celebration, so he asked her to make 18 more glasses. यहाँ पर क्या है, एक जन है, एक गर्ल है यहाँ पर, उसने क्या किया, लेमन का ये जूस बनाया है। ठीक है, उनके घर में कोई पार्टी होगी तो उसने 6 ग्लास बनाए हैं और उसमें 10 स्पून शुगर डाल दी। पर उसके फादर को ऐसा लग रहा है कि और भी जने आ सकते हैं उस सेलिब्रेशन में, उस पार्टी में। तो उसके फादर ने बोला कि आप 18 ग्लास और बना लो, पहले 6 बन चुके हैं, अभी 18 और बना लो। तो टू मेक द लेमनेड विद द सेम स्वीटनेस, अब 6 ग्लासेस में आपने 10 स्पून शुगर डाली थी, तो उसी स्वीटनेस के साथ आपको ये 18 मोर ग्लासेस और बनाने हैं। तो कितने स्पून शुगर आपको ऐड करनी है वो यहाँ बताना है। टू मेंटेन द सेम स्वीटनेस, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ लेमनेड टू द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ शुगर शुड बी प्रोपोर्शनल। तो जब आपके पास 6 ग्लास थे तो आपने 10 स्पून शुगर डाली थी, अब आपके पास 18 है, तो कितने स्पून डालोगे? तो ये सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, तभी तो स्वीटनेस सेम रहेगी। तो फॉर 6 ग्लासेस शी एडेड 10 स्पून ऑफ शुगर। द रेशियो ऑफ ग्लासेस ऑफ लेमनेड टू स्पून्स ऑफ शुगर 6:10। If she need to make 18 more glasses of lemonade, how many spoon of sugar should she use? We can model this problem as, तो कितने और चाहिएंगे? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 6/10 है, अगर मैं इसकी लोएस्ट फॉर्म देखूं तो मेरे पास 2/5 आ रही है। अब मेरे पास 18 में क्या लिखूं कि जब उसकी लोएस्ट फॉर्म हो तो 2/5 ही आए, तभी तो वो प्रोपोर्शनल में होंगे। So we know that each term in the ratio must change by the same factor for the ratios to be proportional. Proportional में रहने के लिए same factor से ही change होनी चाहिए। How can we find the factor of change in the ratio? तो वो factor हम कैसे find करें कि ratio में कौन से factor से change करें? The first term has to be increased from 6 to 18. First term जो है वो 6 से 18 पे पहुंच गई। To find the change of factor, we divide 18 by 6 to get 3. तो मतलब क्या हुआ, इसका 3 गुना हो गई, 3 गुना हो गई ना। तो फिर आप 10 का भी 3 गुना कर दो तो 30 कर दो। तो ये वो चेंज ऑफ फैक्टर है जो हुआ, 6 से 18 पे आ गया, उसका 3 गुना हो गया। ठीक है, द सेकेंड टर्म शुड ऑल्सो बी चेंज बाय द सेम फैक्टर। तो सेकेंड टर्म को भी सेम फैक्टर से ही चेंज करोगे, तभी तो आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, प्रपोर्शन में आएगा और उतनी ही स्वीटनेस मेंटेन रहेगी। तो when 10 is increased by the factor 3 it become 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 30।
तो 18 ग्लास में आपको क्या करना है, 30 स्पून शुगर को डालना है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 इज नितिन एंड हरी वर कंस्ट्रक्टिंग अ कंपाउंड वॉल अराउंड देयर हाउस. Nitin was building the longer side 60 feet in length. Hari was building the shorter side 40 feet in length. Nitin used 3 bags of cement but Hari used only 2 bags of cement. Nitin was worried that the wall Hari built would not be so strong as the wall he built because she used less cement. देखो यहाँ पर नितिन और हरी दो जने हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने घर के पास ना एक वॉल बना रहे हैं, कंपाउंड वॉल. नितिन ने बोला कि जो नितिन वाज बिल्डिंग द लॉन्गर साइड, उसने बड़ी साइड बनाई 60 फीट की उसकी लेंथ थी, और हरी ने शॉर्टर साइड बनाई 40 फीट उसकी लेंथ थी. नितिन ने क्या किया, 60 फीट बनाने के लिए 3 बैग ऑफ सीमेंट्स का यूज किया. 60 फीट बनाने के लिए 3 बैग का यूज किया, जबकि हरी ने क्या किया, 40 फीट के लिए 2 बैग का यूज किया है सिर्फ. अब यहाँ पर नितिन इस बात की चिंता में है कि जो हरी ने वॉल बनाई है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी. क्यों? क्योंकि उसने कम सीमेंट यूज किया है. क्या नितिन करेक्ट है? क्या ये उसकी स्टेटमेंट करेक्ट है कि सच में हरी की बिल्डिंग जो उसने वॉल बनाई है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी? अगर आप इसको देखो तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 20:1. और अगर आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखो तो वो भी 20:1 ही है. तो दोनों की रेशोज तो सेम है, दोनों है तो प्रोपोर्शनल में ही, तो दोनों ने सेम ही सीमेंट यूज किया है. तो जो नितिन सोच रहा है वो एक तरीके से गलत सोच रहा है, उस जो भी वो चिंता कर रहा है वो गलत है. तो हम यहाँ पर वही लिखा है, इन नितिन एंड हरीज केस वी शुड कंपेयर द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वॉल टू द बैग्स ऑफ द सीमेंट. तो हमने जितनी भी वॉल की लेंथ थी उसे सीमेंट के बैग से उसकी रेशोज को कंपेयर किया. तो हमने देखा नितिन की जो रेशो है वो 20:1 है और हरी की रेशो भी वही है. दोनों की सिंपलेस्ट यही सेम रेशो आ रही है. सिंस बोथ रेशोज आर प्रोपोर्शनल, तो ये दोनों रेशोज प्रोपोर्शनल में, तो वॉल्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग. ऐसा नहीं है नितिन की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हरी की कम है, तो नितिन शुड नॉट वरी, तो उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 इज इन माई स्कूल देयर आर 5 टीचर एंड 170 स्टूडेंट. कह रहे मेरे स्कूल में 5 टीचर है तो 170 स्टूडेंट्स हैं. द रेशियो ऑफ टीचर टू द स्टूडेंट इन माई स्कूल इज दिस 5:170. काउंट द नंबर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन योर स्कूल. व्हाट इज द रेशियो ऑफ टीचर टू स्टूडेंट इन योर स्कूल, राइट इट बिलो. अब आप अपने स्कूल में देखो आपके स्कूल में कितनी टीचर है. मान लो आपके स्कूल में जो है वो 8 टीचर है और उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं वो आप देख लो, 200 है, कितने हैं जो भी है, तो ये आपको खुद से फिल करना है. उसके बाद आपको ये देखना है, इज द टीचर टू स्टूडेंट रेशियो इन योर स्कूल प्रपोर्शन टू बी 1 इन माई स्कूल. क्या ये दोनों रेशियो सेम है वो आपको चेक करना है. तो ये सबका अलग अलग हो सकता है क्योंकि आप सब अलग अलग स्कूल में हो. किसी की 8 200 हो सकती है, किसी की 10 200 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है ना. तो आप अपने जितने भी आपके स्कूल में टीचर्स हैं उनके साथ बच्चों की जो भी रेशियो है वो यहाँ लिखिए. उसके बाद आपको इससे कंपेयर करना है. क्लियर. नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, मेजर द विड्थ एंड हाइट ऑफ द ब्लैक बोर्ड इन योर स्कूल. व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू हाइट ऑफ द ब्लैक बोर्ड. आपको आपके सबके स्कूल में एक एक ब्लैक बोर्ड होता है, सबकी क्लास में एक एक होता ही है, तो उसकी विड्थ और हाइट आप क्या करो, मेजर करो एक बारी और यहाँ पर लिखो. सबकी अलग अलग होगी. आप नॉर्मली स्कूल जाओगे तो स्केल वगैरह से मेजर कर सकते हो, लॉन्ग स्केल ले जाओ उससे मेजर कर सकते हो. कैन यू ड्रॉ अ रेक्टेंगल इन योर नोटबुक हुज विड्थ एंड हाइट आर प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द ब्लैक बोर्ड. अब जो भी आपकी ब्लैक बोर्ड की रेशियो आई है आपको क्या करना है, उसी रेशियो में उसी प्रोपोर्शन में अपनी नोटबुक में क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. मान लो अगर आपके पास यहाँ पर 8:5 आता है तो 8:5 का ही एक रेक्टेंगल आपको क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ कर देना है. क्लियर. नाउ कंपेयर द रेक्टेंगल यू हैव ड्रॉन टू दोज ड्रॉन बाय योर क्लासमेट. अब आपने भी ड्रॉ किया और आपके क्लासमेट ने भी ड्रॉ किया, तो आप देखो क्या वो सेम होगा. बिल्कुल सेम होगा क्योंकि आप एक ही ब्लैक बोर्ड की रेशियो तो आपने निकाली है अपनी क्लास की, तो सबने सेम ही रेशियो का ब्लैक बोर्ड जो था वो सेम रेशियो आई होगी और उसी सेम रेशियो का सबने रेक्टेंगल बनाया होगा, तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही आना चाहिए. ठीक है. तो ये आपको एग्जाम्पल 4 और 5 खुद से करने हैं. कहीं पर डाउट लगे उसके बाद तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. अब एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास यहाँ पर, When Nilimas was 3 years old, her mother's age was 10 times her age. कह रहा है एक गर्ल है, जब वो 3 साल की थी तो उसकी मदर की जो एज है वो उसके 10 गुना थी, मतलब वो 30 साल की होगी फिर.
तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 1:10 हो जाएगी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नीलिमाज एज टू हर मदर्स एज, तो उसकी मदर की एज की और नीलिमा की एज की क्या रेशियो है, तो ये रेशियो है, सिंपलेस्ट फॉर्म ये आपके पास। वट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर एज व्हेन नीलिमा इज 12 ईयर्स ओल्ड, आप कह रहे हैं नीलिमा 12 साल की हो गई है, तो बताओ उनकी जो मदर की और बेटी की रेशियो है एज की वो क्या होगी। तो देखो नीलिमा 12 साल की हो गई, 9 साल बढ़ गई, 3 से 12 की हो गई ना, 9 साल का गैप हो गया, तो 30 में भी 9 प्लस कर दोगे तो 39 आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना आप इसका 10 गुना कर दोगे, तो इसका 10 गुना तो 120 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, द रेशियो ऑफ नीलिमा's एज टू हर मदर्स एज व्हेन नीलिमा इज 3 ईयर्स ओल्ड इज 3:30, जो कि हमने यहाँ निकाला। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इट इज 1:10। व्हेन नीलिमा इज 12 ईयर ओल्ड, दैट इज 9 ईयर लेटर, 9 साल के बाद, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 12:39 हो जाएगी। 9 ईयर लेटर हर मदर एज वुड बी 39, क्योंकि 9 साल से के पहले उसकी मदर की एज 30 थी, तो 9 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी। तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ रही है 4:13, जो कि मैंने 3 से कट कर दिया यहाँ पर। तो दोनों रेशियो सेम नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना। तो व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम द टर्म ऑफ रेशियो, द रेशियो चेंजेस एंड इज नॉट नेसेसरी प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल रेशियो। तो आपसे क्या कह रहा है, जब भी हम किसी रेशियो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमने 3 में ऐड किया तो 12 आ गया, 9 ऐड किया तो 30 में 9 ऐड किया तो 39 आ गया। तो किसी में भी रेशियो में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जो दूसरी रेशियो निकली ऐड और सब्ट्रैक्ट करके वो प्रोपोर्शनल में ही होगी ओरिजिनल रेशियो के, वो चेंज भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर चेंज हुई है। तो आपसे यहाँ पूछा था वुड इट रिमेन द सेम, तो आपको लिखना है नो। क्लियर। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, फिल इन द मिसिंग नंबर्स फॉर द फॉलोइंग रेशियो दैट आर प्रोपोर्शनल टू 14:21। आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर्स को फिल करना है, ये 14:21 के प्रोपोर्शनल में है। तो देखो 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया 42 आ गया, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 2 4 जाए 2 1 जा 2। अगर आप इसकी लोएस्ट फॉर्म देखो तो क्या आएगी, ये 7 की टेबल में 2 पे आता है, ये 7 की टेबल में 3 पे आता है, 2:3। अब आप इसकी भी लोएस्ट फॉर्म निकालो तो आप निकाल सकते हो यहाँ पर। क्लियर है। अब 2:3 आ रहा है, तो अब आप यहाँ पर इस तरीके से फिल करना कि आप जब सॉल्व करो तो 2:3 आए तो 9 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और यहाँ पर तो 3 लिखोगे ही लिखोगे, 2:3 आ गया। ठीक है। नाउ इन द फर्स्ट रेशियो वी डोंट नो द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट रेशियो में हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, बट द सेकेंड टर्म इज 42, इट इज 2 टाइम द सेकेंड टर्म ऑफ द रेशियो 14:21, इसका 2 गुना है, तो आपने क्या किया, इसका भी 2 गुना कर दिया। तो द फर्स्ट टर्म शुड ऑल्सो बी 2 टाइम्स 14, सेम फैक्टर होगा ना, अभी हम पीछे करके आए थे। Hence the proportional ratio is 28:42. For the second ratio the first term is 6. अब उसके लिए 6 है तो सेकेंड क्या होगा नंबर आपका, what factor should we multiply 14 by to get 6? तो 14 है तो किस तरीके से करें कि हमारे पास 6 आ जाए। कैन इट बी अ इंटीजर, क्या वो इंटीजर आएगा या रैशनल नंबर आएगा या फ्रैक्शन में आएगा, और शुड इट बी फ्रैक्शन। वी कैन मॉडल दिस एज 14y इज इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3/7 लोएस्ट फॉर्म में। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 21 द सेकेंड टर्म ऑफ 14:21 ऑल्सो बाय द सेम फैक्टर 3/7। तो अब आप क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3/7 से मल्टीप्लाई करोगे इस 21 को। तो जब आप 3/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा आपका आंसर 9 आएगा, और आप चाहो तो इसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हो क्योंकि आपको 2:3 चाहिए, तो 6 और 9 इजीली निकल जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे इन्होंने बुक में दिया कि जो फैक्टर है उससे कर लो। इन्होंने पहले फैक्टर निकाला, किस फैक्टर से फर्स्ट रेशियो चेंज हो रही है, तो फर्स्ट रेशियो जो है वो चेंज हो रही है 6/14 आ गया, तो फर्स्ट रेशियो चेंज हो रही है 3/7 के फैक्टर से, तो उन्होंने सेकेंड रेशियो भी उसी से चेंज कर दी। अब सेम ऐसी उन्होंने थर्ड वाले में किया होगा, थर्ड वाले में अगर आपको देखो तो फर्स्ट टर्म दे रखी है 2, तो ये किस फैक्टर से चेंज हो रही है, 7 से। ठीक है ना। 21 को जब आप डिवाइड करोगे इसको 14 को, वी कैन सी दैट व्हेन वी डिवाइड 14 बाय 7 वी गेट 2, तो 21 को आप क्या करना है 7 से डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 3।
इसका बहुत आसान तरीका है जो ये बुक में दिया है कि फैक्टर क्या होना चाहिए, चेंजिंग फैक्टर। ये कई बार एग्जाम में कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, पर इसका बेस्ट तरीका ये है, आपको जो रेशो दे रखी है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आप निकाल लो। जैसे 14:21 है, इसकी निकाल ली हमने 2:3। अब आपको यहाँ नंबर उसी अकॉर्डिंग फिल करने हैं कि जब आप उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो तो 2:3 ही आए। ठीक है, चलिए आगे आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। फिल्टर कॉफी एक टॉपिक आपको और दे रखा है कि फिल्टर कॉफी इज अ बेवरेज मेड बाय मिक्सिंग कॉफी डिकॉशन विद मिल्क। मंजूनाथ यूजुअली मिक्सेस 15 ml of coffee decoction with 35 milliliter of milk to make 1 cup of filter coffee in his coffee shop। ये एक यहाँ पर एक मैन है मंजूनाथ, ये क्या करता है 15 लीटर कॉफी मिलाता है किसके अंदर, 35 लीटर ऑफ मिल्क के अंदर, ताकि वो 1 कप कॉफी बना सके, ये फिल्टर कॉफी बना सके। इन दिस केस वी कैन से दैट द रेशो ऑफ कॉफी डेकोशन टू मिल्क, कॉफी और मिल्क की अगर मैं यहाँ पर रेशो देखूं तो वो 15:35 है 1 कप की। इफ कस्टमर वांट स्ट्रॉन्गर फिल्टर कॉफी, पर कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्हें स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए होती है, तो मंजूनाथ मिक्स 20 ml, तो वो 15 की जगह 20 ml कॉफी मिला देता है। ठीक है, और 30 ml दूध कर देता है, कॉफी की क्वांटिटी बढ़ा देता है और दूध की क्वांटिटी कम कर देता है, तो वहां रेशो हो जाएगी 20:30, ताकि वो कॉफी स्ट्रॉन्ग बन जाए। वाई इज दिस कॉफी स्ट्रॉन्गर, क्यों ये कॉफी स्ट्रॉन्गर है। एंड व्हेन दे वांट लाइटर फिल्टर कॉफी ही मिक्स 10 ml ऑफ कॉफी एंड 40 ml ऑफ मिल्क मेकिंग रेशो 10:40। ये तो उसने स्ट्रॉन्गर के लिए किया, अगर किसी को हल्की कॉफी चाहिए हो, लाइटर कॉफी, तो वो 10:40 कर देता है, मतलब 10 ml कॉफी और 40 ml मिल्क कर देता है। वाई इज दिस कॉफी लाइटर, अब बताओ ये कॉफी लाइटर क्यों है। तो ध्यान से अगर आप देखो, अगर आप इसकी रेशो देखो यहाँ पर, तो 5 की टेबल में ये 3 पे आता है, ये 7 पे आता है। इसकी रेशो 2:7 है, इसकी 1:4 है। सबकी रेशोस अलग है, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, इसका मतलब कुछ स्ट्रॉन्गर और लाइटर है। तो द फॉलोइंग टेबल शो द डिफरेंट रेशो इन विच मंजूनाथ मिक्स कॉफी डिकोशन विद मिल्क। राइट इन द लास्ट कॉलम इफ द कॉफी इज स्ट्रॉन्गर और लाइटर देन द रेगुलर कॉफी। तो उसकी रेगुलर कॉफी ये थी, आपको ये बताना है कि स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पर लाइटर है, आपको कुछ मिल्क और कॉफी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहली बात, इनकी अगर मैं रेशो देखूं फर्स्ट वाले की, तो 3:6 आएगा मेरे पास। इसका रेशो मेरे पास कितना था, 3:7 था। तो यहां पर देखो, जितना उसने कॉफी लिया उसका डबल वो दूध डाल रहा है, पर इसमें डबल से ज्यादा था दूध, तो यहां पर दूध कम है और कॉफी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गर हो गई, क्योंकि अगर आप इसका डबल करोगे तो 30 आएगा ना। तो वो दूध कम यहाँ पर ज्यादा डाल रहा था, पर यहाँ पर दूध कम डाल रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। देन आपके पास है यहाँ पर 150 से 500 है, 0 से 0 कट गया, 3:10 आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, दूध ज्यादा डाल रहा है, कॉफी कम डाल रहा है, तो इसका मतलब वो लाइटर बनेगी। क्लियर। फिर यहाँ पर पूरा डबल डाल रहा है, जितना 200 से 400 कर दिया, तो फिर वो ये वो स्ट्रॉन्गर ही बनेगी। 24 से 56 कर दिया, तो अगर आप 24 से 56 में देखो, तो अगर आप इनकी रेशो यहाँ पर निकालते हो तो 24 का अगर आप डबल करते हो तो 48 हो जाएगा। 48 से थोड़ा सा ही ज़्यादा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपकी एक रेगुलर कॉफ़ी बन जाएगी जो वो बनाता है, क्योंकि यहाँ भी तो थोड़ा ही ज़्यादा था ना। ठीक है, नाउ 100 से 300 हो गया, 3 गुना डाल रहा है, ज़्यादा दूध डाल रहा है, तो लाइटर कॉफ़ी बनेगी। जब कॉफ़ी ज़्यादा डालेगा, दूध कम डालेगा, तो स्ट्रॉन्गर बनेगी। ठीक है, कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब फिगर इट आउट के क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ, इनको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैप्टर नंबर 1 to 6 चैनल पे अपलोड हो गए हैं, प्लेलिस्ट बन गई है, तो आप वहाँ से उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।